बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां ममता का रेपिस्ट को फांसी वाला बिल पास हो गया। तो क्या बंगाल का घमासान अब शांत हो गया? इसी पर आगे विस्तार से जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। साथ ही बात होगी हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, जहां इलेक्शन से पहले कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, किसे टेंशन है, इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढेंगे और जानेंगे कि क्या महाराष्ट्र में शरद पवार खलबली मचाएंगे। इन सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे तमाम जो सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। मनोज्ञा लोईवाल आपको नजर आ रही हैं कोलकाता से, उनके पास चलेंगे। जैनेन्द्र कुमार दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं और नीरज पांडे का भी रुख करेंगे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई भी आपको लिए चलूंगा मृत्युंजय सिंह के पास। सभी लोगों से हम बातचीत करें उससे पहले अभी की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां विधानसभा में एंटी रेप बिल, रेप पर मृत्यु दंड का जिसमें प्रावधान है, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको मैं बता दूं। दरअसल इसमें दुष्कर्म के दोषी को 10 दिन में फांसी का प्रावधान रखा गया है। रेप के आरोपी को आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। नाबालिग से रेप पर 20 साल कैद और सजाए मौत दोनों। विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला भी किया। राज्य सरकार और राज्य की पुलिस से बात नहीं करता केंद्र, इसीलिए मजबूर हैं हम, और ये बिल हम इसीलिए लेकर आए हैं, ये कहना था ममता बनर्जी का। जहां बीजेपी नेताओं पर आरोप, वहां क्यों खामोश हैं? तो राज्य सरकार और राज्य की पुलिस से बात नहीं करता केंद्र, ये गंभीर आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया। तो अभी की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, ये बिल वहां पर पास हुआ है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, एंटी रेप बिल, और इसमें जो प्रावधान है वो बहुत ही कठोर प्रावधान है। हालांकि विधानसभा के पटल पर जब इस बिल को रखा गया, जब चर्चा हो रही थी, उस दौरान जमकर राजनीति भी हुई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा भी। जिस तरीके से कोलकाता में जो कुछ हुआ, लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके बाद से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। माना यह जा रहा है कि उस गुस्से को ठंडा करने के लिए भी ममता बनर्जी का यह कदम है। We want justice from CBI. বিচার চাই, তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। We want result also. উত্তরপ্রদেশে 7 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, গুজরাটেও 5 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, আর বাংলায় যারা রেকর্ড করেছে তারাও 1.5 লক্ষর কাছাকাছি আছে, কিন্তু সেখানে বিচার হচ্ছে, বিচার পাচ্ছে। বিচারে কোর্টে যদি কোনোটা আটকে থাকে, সেটা কোর্টের দায়িত্ব তাড়াতাড়ি করা। आप सभी को निर्भया कांड याद होगा, उसके बाद भी कानून कड़े किए गए, लेकिन क्या बदला? और अब यह अपराजिता। सवाल यह है कि क्या इससे स्थितियां बदल जाएंगी या सिर्फ ये एक आई वॉश है, जो बार बार जब इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं तो लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए जो भी सत्ता में होता है इस तरीके के कदम उठाता है। मनोज्ञा के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं। मनोज्ञा, सबसे पहले तो जरा विस्तार से बताइए कि इस बिल में क्या क्या प्रावधान है और किस तरह की राजनीति इस पर देखने को मिली वहां। देखिए, राजनीति आज पहली बार दोनों तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक साथ नजर आए, जहां पर फुल मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पारित कर दिया गया। लेकिन पारित करने के साथ साथ क्या ये सिर्फ जो आप कह रहे थे, सिर्फ ये एक आई वॉश है या फिर सिर्फ गुस्सा ठंडा करने की तैयारी है? ये दोनों है। उसके साथ एक ऐसा कदम है जिस पर कम से कम कोई प्रशासन पर सवाल ना उठा सके। अब इसके प्रावधान के बारे में आपको बताती हूँ कि करीब 30 दिन के अंदर फांसी की सजा की बात कह दी गई है। अगर किसी बलात्कारी का ये प्रूव हो जाता है, क्राइम प्रूव हो जाता है उसके साथ, और डेथ भी होती है अगर विक्टिम की, तो इन दोनों में प्रावधान इस तरह से रखा गया है। अब उसके बाद अलग अलग प्रावधान और अलग अलग स्तर के क्राइम के लिए इसको रखा गया है। पर सबसे बड़ी बात ये कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इसका प्रावधान होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जो भी व्यक्ति है, जो भी आरोपी है, उसके पास ये प्रावधान नहीं होगा कि वो हाई कोर्ट जा सके या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सके, क्योंकि प्रशासन और पुलिस को तो ऑर्डर है कि उसे 30 दिन के अंदर इन केसों का निपटारा करना पड़ेगा। आज यही सवाल यहाँ पर जनता भी कर रही है, जहाँ पर डॉक्टर्स खड़े हैं, मैं जहाँ पर खड़ी हूँ यही है बीबी गांगुली स्ट्रीट, जहां पर लगातार इस समय अभी भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन के साथ साथ सवाल भी उठा रहे हैं कि ये कितने दिन और चलेगा। यहीं पर कुछ ही दूर, 500 मीटर दूर पर आपको मिल जाएगा लाल बाजार, जो कि कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है। यहीं पर सारे छात्र एक साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो यहाँ छात्र एकत्रित हुए हैं, उनका कहना है कि वो विनीत गोयल का, जो कि कोलकाता पुलिस के कमिश्नर हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सवाल कर रहे हैं उनसे मैं पूछ ही लेती हूँ इन छात्रों से। हिंदी में बताइएगा कि आप लोग जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये यहाँ पर कब तक करेंगे, कितने दिन रहेंगे, या फिर इस्तीफे के इंतजार में ही रहेंगे?
जब तक विनीत गोयल बाहर नहीं आते, बात नहीं करते, तब तक तो चलेगा ही। छात्रों को तो बोला है कि छात्रों से बात कर रहे हैं, 22 छात्रों को बुलाया गया है, उनसे बातचीत करेंगे, तो भी शांत नहीं हो रहा गुस्सा? तो भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा? नहीं, गुस्सा तो शांत अभी नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे हमारा जो मांगे है उसमें से एक इनका मतलब एक इसका पार्ट है, बाकी और भी दाबी है हम लोगों का, जो भी पूरा करने के लिए हम ऐसे ही मूवमेंट करते रहेंगे। ऐसे ही मूवमेंट करते रहेंगे। यहाँ पर छात्र हैं जो यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, से नो टू रेप, से नो टू रेप कल्चर, बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। मैम, ये जो पेंट कर रही हैं, आपको लगता है इससे कोई संदेश भी जाएगा? इससे क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है लोगों को? जो लिखा है वही संदेश देने की कोशिश हो रही है, से नो टू रेप कल्चर। जिस तरह से देखिए, एक और जहाँ पर अब आपको बिल आ गया है, बिल आने के बाद आपको लगता है कि अब बंगाल में या फिर राज्य में इस तरह की जो गतिविधियां हैं इस पर रोक लग पाएगी, इंसाफ मिलने में जल्दी होगी? आशावादी तो हम लोग हैं, अब फ्यूचर बताएगा। ये आशावादी हैं और बहुत सारे छात्र हैं जो यहाँ पर एक साथ खड़े हुए हैं, खास तौर से ये जूनियर डॉक्टर्स जो यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं, और अभी भी इनका सवाल यही है कि इंसाफ, वी वांट जस्टिस की बात हो रही है, जो पैरवी हो रही है और जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब में यही बार बार पूछा जा रहा है छात्रों द्वारा कि आखिरकार इंसाफ मिलेगा। ठीक है मनोज्ञा, मैं आता हूं आपके पास, दोबारा लौटूंगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, ये भी दर्शकों को बता दें। दरअसल शुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा मांगा ममता बनर्जी का। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कानून तुरंत लागू हो, विधेयक तुरंत लागू होगा, सीएम गारंटी दें, यह कहा शुवेंदु अधिकारी ने। We want execution of this law immediately. তো আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে immediate execution of this bill. एक बार फिर से मनोज्ञा लोईवाल के पास कोलकाता चलते हैं और देखिए मनोज्ञा, शुवेंदु अधिकारी भले जो भी कहें, ममता बनर्जी जो भी कह रही हैं, लेकिन इस कानून के कई प्रावधान ऐसे हैं जो व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। इसके जरिए इंसाफ दिलाने की क्या कोशिश करेगी सरकार, या बीजेपी के वहां नेता भी अगर कह रहे हैं कि तुरंत लागू करो, तो क्या हो जाएगा इससे? देखिए, भारतीय न्याय संहिता के बाद जो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकारों से या फिर राज्य की पुलिस से या फिर शहरों की पुलिस से बातचीत नहीं की गई, लेकिन इस न्याय संहिता को लाया गया है 2023 में। उन्होंने कहा कि इसको राजनीतिक मूव दिया गया, राजनीतिक मोड़ दिया गया। पर सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह का बिल, जिस तरह से सिंगूर जीत कर आई थी, उसके बाद सिंगूर का बिल 2011 में लेकर आई थी, और एक बार फिर जब इस तरह की घटना हो रही है तो इसको संसद में या फिर यहाँ पर विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में लाकर पेश करना, एक बिल बनाकर बतौर, और उसके बाद उसको कानून के तौर पर अमली जामा पहनाना की कोशिश करना, क्योंकि यही कागज चला जाएगा राज्यपाल के पास, और अगर राज्यपाल इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं देते हैं तो यकीन मानिए इस पर फिर एक बार राजनीति शुरू हो जाएगी। तो जनता जो इंतजार कर रही है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, उन्हें अब एक के बाद एक इंसाफ की, आपको लग रहा है कि अगर डगर शुरू हो जाएगी तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो प्रावधान दिए हुए हैं, अगर उनके आधार पर इंसाफ नहीं हो रहा है, सवाल यहाँ पर इंसाफ से ज्यादा है कि अगर सवाल में प्रशासन ही इस तरह की गलतियां करे, जहां पर आपके पास न सबूत बचे, जहां पर आपके सबूत, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन और पूरी तरह से ऐसा गुफा हो जिस पर सवालिया निशान इतने लग जाएं कि गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल इस सिस्टम को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। सिर्फ नए नए कानून बना देने से, नए बिल बना देने से चीजें ठीक होंगी नहीं। हरियाणा से खबर, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन के आसार नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस से गठबंधन के दिए हैं संकेत। संजय सिंह का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना हम सभी का मकसद है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, उन्होंने कहा कि संजय सिंह ने कुछ सोचकर ही बोला है। सुशील गुप्ता ने यह कहा कि गठबंधन का फैसला हाईकमान का होगा। इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी जनेंद्र के पास। जनेंद्र, व्यवहारिकता के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो गठबंधन की बात की जा रही है, दोनों तरफ से जो अभी फिलहाल इशारों में बात हो रही है, जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि उसको अमली जामा पहनाना आसान होगा?
देखिए आसान तो नहीं होगा अखिलेश, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होना है, 12 तारीख आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, और आज हम 2 तारीख को बात कर रहे हैं, 3 तारीख को, तो तकरीबन 10 दिन से भी कम समय बचा है नॉमिनेशन खत्म होने में। और अभी तक कायदे से आधिकारिक तौर पर दोनों पार्टियों की बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर के शुरू नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है कि काम आसान नहीं होगा, वो भी तब जब खुद कांग्रेस के अंदर हुड्डा गुट है, शैलजा गुट है, रणदीप गुट है, और इन सबको एकोमोडेट करना कांग्रेस लीडरशिप के लिए टिकट बंटवारे में जो है वो आसान नहीं रहने वाला है। बावजूद इसके कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने ये प्रश्न उठाया और कहा कि हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन हरियाणा में क्यों नहीं कर रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, और वैसे भी कांग्रेस जो है वो 55 के करीब में सीटें आज की स्थिति में भी जीत रही है। तो राहुल ने कहा कि लेकिन हमें इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना है, और ऐसे में संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। उन्होंने अपने नेताओं से फीडबैक मांगा, और इसके बाद आज हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी है दीपक बावरिया, उन्होंने 2 टूक कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों से, जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल है, उसमें बातचीत चल रही है सीट बंटवारे को लेकर के। हमारे सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी और सीपीएम को भी एक सीट कांग्रेस दे सकती है। ठीक है जयनेंद्र, मैं आता हूं आगे, आपसे और विस्तार से हम जानकारी लेंगे। दरअसल जो खबर बता रहे हैं जयनेंद्र, उसी से जुड़ा अपडेट आपको दे दें कि सीईसी की बैठक में राहुल ने फीडबैक भी लिया है। हरियाणा के नेताओं से राहुल ने सवाल पूछा कि हम गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने जो बातें कही वो भी हम आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है, ये कहा गया। भूपेंद्र हुड्डा के जवाब पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है। समाजवादी पार्टी को हरियाणा में 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस 5 सीटें ऑफर कर सकती है, सीपीएम को भी 1 सीट दे सकती है कांग्रेस। ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। अभी तक आला कमान की ओर से मुझसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि जिसमें कहा गया हो कि कोई एमपी है उसको आप चुनाव लड़ने दो। अभी तक आला कमान की ओर से मुझसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि जिसमें कहा गया हो कि कोई एमपी है उसको आप चुनाव लड़ने दो। जयनेंद्र, ये जो समीकरण निकलकर सामने आ रहा है, जो नंबर ऑफ अलग अलग जो सीट्स बताई जा रही हैं कि इसे इतनी सीट, इसे इतनी सीटें दी जा सकती हैं, इसका क्या आधार पता चल पा रहा है? देखिए इसका कोई ऑफिशियल आधार नहीं है अखिलेश। ये राजनीतिक गलियारे में जो एक राजनीतिक अनुमान के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 1 सीट के आसपास उन्हें मिल सकती है गुड़गांव जिले में। इसके अलावा रोहतक में 1 सीट सीपीएम मांग रही है, जहां पर उनकी एक महिला नेता सांगवान है, वो वहां से मजबूत उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा की 1 सीट पर चुनाव लड़ा था, कुरुक्षेत्र, तो 10% के हिसाब से वो लगभग 9 से 10 सीटों पर दावा कर सकते हैं। कांग्रेस के सूत्र में बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें हैं नहीं आम आदमी पार्टी को देने के लिए, लेकिन 5 के करीब में सीटें निकाली जा सकती हैं। तो इसी के आधार पर यह फॉर्मूला निकला है, और अगर कल को गठबंधन फाइनल होता है तो इसी के आसपास आंकड़ा रहेगा। आम आदमी पार्टी को 5 से 10 के बीच में सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट सीपीएम को मिल सकती है। और कोशिश यह है कांग्रेस की कि किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन जो है वो उसके वोटों का बंटवारा ना हो। बीजेपी के पास कोई भी मौका वापसी करने का नहीं होना चाहिए। जयनेंद्र, ये तो कांग्रेस की बात हुई, बीजेपी की तो पहली लिस्ट का इंतजार है। यहां पर आज ये इंतजार खत्म हो सकता है। बीजेपी की पहली लिस्ट आज आने की संभावना है। आपको बता दें कि कल जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अमित शाह ने मंथन किया था बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम पर, वहां पर चर्चा की गई थी, और ऐसे में मुमकिन है कि आज लिस्ट आ जाए। नीरज पांडे के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, बीजेपी से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। नीरज, आज कितनी संभावना है कि लिस्ट आ जाएगी? क्या पता चल पा रहा और आपको? देखिए अखिलेश, कल ही ये बात कही गई थी कि संभवतः लिस्ट आज आ सकती है, यानी कि ये था कि शाम तक या रात तक लिस्ट जारी हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की सूची का इंतजार कर रही है। भाजपा भी बहुत जल्दबाजी के मूड में नहीं है, और यही कारण है कि पिछले 2 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक चल रही है, लगातार सीट बाई सीट बातचीत चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लगातार बदलते माहौल के बीच में किसी भी तरह से वापसी करना चाहती है। और हाल ही में कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली है। अभी जो नई बात सामने आई जो कांग्रेस की कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है, तो चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के एक्शन पर ही अपना अगला जो कदम है वो निर्धारित करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी थोड़ा सा अपने आप को रोक लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सूची जो आज आनी थी वो होल्ड हो गई है, और संभवतः बिल्कुल, तो मतलब वेट एंड वॉच वाला मामला है। पहले कांग्रेस की लिस्ट देख लें, फिर कुछ फैसला करें। कुछ ऐसा लग रहा है आपको जैसा बता रहे हैं। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है, यहां कोई खेला हो सकता है। शरद पवार इसकी तैयारी में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अजित पवार गुट के नेताओं के संपर्क में हैं।
शरद पवार। अजित गुट के कई नेता शरद पवार से मिल भी चुके हैं। बीजेपी के नेता भी शरद गुट में शामिल होना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति में खलबली संभव है। तो महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है। आइए मृत्युंजय से जानते हैं कि आखिर ये उलटफेर क्या हो सकता है। मृत्युंजय, शरद पवार की बात की जाए तो राजनीति के माहिर खिलाड़ियों माने जाते रहे हैं लंबे वक्त से, और एकदम आखिर के वक्त में कई बार ऐसा खेल कर देते हैं कि गेम पलट भी देते हैं। कुछ लग रहा है क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है वहां पर? अखिलेश, बिल्कुल इसे नकारा नहीं जा सकता और इसके पीछे की दो वजहें हैं। एक है गठबंधन का समीकरण और दूसरा है शरद पवार का करिश्मा। गठबंधन का समीकरण मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए तीन दल हैं दोनों तरफ। एमवीए में भी 3 बड़े दल हैं और महायुति में भी 3 बड़े दल हैं। अब यहाँ पर जब विधानसभा की बात आती है तो यहाँ कौन उम्मीदवार होगा? जैसे कोई सिटिंग एमएलए है किस पार्टी से, अजीत पवार गुट से, और वहाँ बीजेपी अपनी दावेदारी कर रही है, या फिर वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार 5 साल से मेहनत कर रहा हो। इसी प्रकार से अगर एकनाथ शिंदे की सीट है और वहाँ अजीत पवार का कोई उम्मीदवार चाहता हो उस टिकट पर लड़ना, तो एक तो ये गठबंधन का समीकरण ये दोनों ही तरफ है। महायुति में भी ये दिक्कत है और एमवीए में भी। लेकिन जो भागदौड़ मची हुई है वो महायुति से नजर आ रही है। उसकी वजह है शरद पवार का करिश्मा। निश्चित तौर पर देखिए शरद पवार का स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर था। लोकसभा चुनाव की बात करें तो शरद पवार 10 सीट पर लड़े और 8 जीते। 80% का स्ट्राइक रेट है। बाकी अन्य दलों को देखें तो वो डबल डिजिट में, यानी कोई 20 सीट पर लड़ा, 21 सीट पर लड़ा, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिली। तो ऐसे पर शरद पवार का करिश्मा काम दिख रहा है। जब मैसेज चला जाता है उम्मीदवारों में कि भाई, नई जानकारी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में महायुति को एक और झटका लगा है। बीजेपी नेता समरजीत घाटगे आज शरद गुट से जुड़ेंगे। कुछ ही देर में कोल्हापुर में एनसीपी शरद गुट वो ज्वाइन करेंगे। कागल सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे घाटगे। महायुति में हसन मुशर्रफ माने जा रहे हैं टिकट के दावेदार। तो महाराष्ट्र में महायुति को एक झटका लग सकता है। एक बार फिर से आपके मृत्युंजय के पास लिए चलते हैं। मृत्युंजय, ये बीजेपी नेता समरजीत घाटगे को लेकर जो जानकारी मिल रही है इस पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी दौरान महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के कागल में ये एक कार्यक्रम है जहां पर समरजीत सिंह घाटगे, जो कि बीजेपी के नेता रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी रहे हैं, वो शरद पवार के गुट में शामिल हो रहे हैं एनसीपी में। इससे पहले शरद पवार ने उनके घर पर खुद जाकर मुलाकात की थी, तो इससे मान सकते हैं कि वो एक दावेदार चेहरा है। और कहीं ना कहीं वहां पर हसन मुशर्रफ, जो कि अजीत पवार गुट के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, वहां से विधायक चुनकर आते हैं। और बीजेपी के जो समर सिंह है उन्होंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन उन्हें पता है कि अब हसन मुशर्रफ को टिकट चले जाएगा गठबंधन में, तो उनका पत्ता कट जाएगा। इसीलिए वो शरद पवार गुट में जा रहे हैं और शरद पवार गुट की तरफ से उन्हें संभवतः टिकट भी मिल सकता है। इसीलिए 4:30 बजे का आएगा। अभी ना जाने कौन कौन से ऐसे समीकरण देखने को मिलेंगे। बात करेंगे ऑपरेशन भेड़िया की। यूपी के ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी एक बड़ी खबर। बहराइच में महसी और शिवपुर के गांव में अलर्ट है। महसी शिवपुर के गांव में सरकारी कर्मचारी करेंगे पहरेदारी, यह तय किया गया है। महसी के 92, शिवपुरी के 18 गांव में करेंगे कैंप। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक रहेगी ड्यूटी। कर्मचारियों की मॉनिटरिंग के लिए अलग अधिकारी तैनात किए जाएंगे। और आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी विवेक श्रीवास्तव से। विवेक, आप लगातार इन इलाकों में घूम रहे हैं, अब क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? क्या स्थिति है? लोगों में डर कुछ कम हुआ क्या? बिल्कुल कम नहीं हुआ है, डर वैसा ही है। रोज रात को जो डर है वो और गहरा जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है अब जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से। आप सोचिए कि वो दावा कर रहे हैं कि लगातार हम सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। चलिए आप चला रहे हैं, आपकी 16 टीमें काम कर रही हैं, लेकिन आप जब गाँव वालों से जाके पूछेंगे कि क्या डीएफओ साहब आपके डायरेक्ट टच में हैं, नहीं है, नंबर वो लगता है तो उठाते नहीं हैं, और उनके पास 1000 तरह के बहाने हैं ये बात कहने को कि मैं यहाँ व्यस्त हो गया था, मैं वहाँ व्यस्त हो गया था। वो किसी के टच में नहीं है, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि नहीं मैं व्यस्त था। वो कहाँ व्यस्त हैं सिर्फ वही जानते हैं। अगर गांव वाले सूचना देते हैं, मैं अभी लोगों से जो बातचीत कर रहा था, मुझे गांव वालों ने बताया कि अगर वो सूचना दे दे तो 1 घंटे में तो टीम आती है। जब आपको पता है कि हालात इतने ख़राब हैं, रोज रात को हमले हो रहे हैं, कोई ऐसी रात नहीं बीती है जब हमला नहीं हुआ है इन इलाकों में बहराइच के। जब कोई ऐसी रात नहीं बीती है, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ महसी का इलाका है, अगल बगल के गांव में हमला हो जाता है, तो फिर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि नहीं है? फ़ोन लगे, मैं खुद फ़ोन कर रहा था अजीत प्रताप सिंह जो यहाँ के डीएफओ हैं, साहब कल से नहीं उठा रहे थे, आज फ़ोन उठाया, बोले कि मैं आपको 2 मिनट में कर रहा हूँ, और अभी तक आधे घंटे का वक्त बीत चुका, अभी तक फ़ोन आया नहीं है। तो अगर ऐसी लापरवाही होगी तो कैसे काम चलेगा? लोगों की रात ऐसे ही दहशत में बीत रही है।
कल हमला हुआ है, भगवान न करे कि फिर हो, लेकिन मैं यहाँ 2-3 दिनों से आप देख ही रहे हैं। कल मैं खुद रात को जंगलों में चल रहा था, कल रात को हमला हुआ, परसों रात को हमला हुआ और आज रात को फिर। दरअसल बहराइच में भेड़िए का जो आतंक है वो कम नहीं हो रहा है। 6 साल की बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया, ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भेड़िए के अटैक में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में घायल हो चुके हैं। 6 साल की बच्ची पर भी भेड़िए ने अटैक किया है। बच्चे बहुत आसान टारगेट इस भेड़िए के होते हैं, क्योंकि वो उस तरीके का विरोध नहीं कर पाते हैं या फिर भाग नहीं पाते हैं, और ऐसे में मासूम बच्चों को शिकार बना रहा है ये भेड़िया, खूंखार भेड़िया। और बहराइच में भेड़ियों का खौफ किस कदर है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं, देखिए जरा, समझिए। इंसानी खून के प्यासे भेड़िए अब तक 10 लोगों की जान ले चुके, जिनमें से 9 तो बच्चे हैं। 35 गांव में भेड़ियों की दहशत है। 350 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी दिन रात सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। थर्मल ड्रोन, इंफ्रारेड कैमरे, थर्मो सेंसर से भेड़ियों की तलाश की जा रही है, यानी तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। दावा तो यही है। पिंजरे लगाए गए, लेकिन अभी तक आदमखोर भेड़ियों के पूरे झुंड को पकड़ा नहीं जा सका है। 4 भेड़िए दबोचे गए हैं, 2 अभी भी खुले में हैं। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, लेकिन विवेक सवाल तो यह है कि क्या वाकई में 6 ही भेड़िए थे? 4 दबोच लिए गए, 2 खुले में घूम रहे हैं, या इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 दिन तक इस इलाके में घूमने के बाद ये बात मैं बड़े दावे के साथ और पुख्ता तरीके से कह सकता हूं कि भेड़ियों की संख्या 6 नहीं थी। वन विभाग ने एक ड्रामा क्रिएट किया था, एक कहानी क्रिएट की थी यहाँ के अधिकारियों ने, कि वो कह दे कि 4 पकड़े गए हैं और 2 घूम रहे हैं। अगर 2 ही घूम रहे हैं तो हमले इतने लगातार क्यों हो रहे हैं, हर रात को क्यों हो रहे हैं, एक गांव में 4 जगहों पर लगातार क्यों हमले हो रहे हैं? ये पूछने वाली और सोचने वाली बात है। और ये लगातार सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। टीम काम कर रही है, लेकिन बड़ी बात है कि अगर टीम को पहुंचने की बात होती है तो गांव वाले कहते हैं कि अभी फोन करिए तो 1 घंटे में आते हैं। टीम रहती कहाँ है जब आप रात दिन उसी फील्ड में, उसी इलाके में है? 16 टीमें हैं, तो क्या 1-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के रेंज में नहीं पहुंचा जा सकता है? रास्ते खराब है। एक दूसरा फैक्टर भी है, इन इलाकों में रास्ते बहुत खराब है। बिजली आती तो है, लेकिन रेगुलर नहीं रह पाती है। उस समय जब घुप अंधेरा छा जाता है तब और ज्यादा दिक्कत होती है। ग्रामीण, क्योंकि नदी के बगल का इलाका है, तो यहाँ पर मैंने ये देखा है 2 दिनों से कि बहुत ज्यादा रात को हो जाती है उमस, तो इसलिए ग्रामीण बाहर सोते हैं। हालांकि कुछ इलाकों में जो प्रशासन के लोग हैं, कुछ इलाकों में जहां तक उनकी पहुंच है वो जाते हैं, और कुछ इलाकों में हटाते हैं लोगों को, भैया तुम घर में सो जाओ। लेकिन सारे लोगों के पास अपने पक्के मकान नहीं है, और वो पक्के मकान नहीं होने की वजह से वो झोपड़ी के बाहर सोते हैं, या फिर अगर झोपड़ी है भी तो उसका जो टाट होता है उसको वो खोल के हटा के और वहां पर सोते हैं कि हवा आएगी जी। और इसकी वजह से भेड़िया आसानी से शिकार कर पा रहा है। आप सही कह रहे हैं। और देखिए, बहराइच से बाराबंकी तक भेड़िए की दहशत नजर आ रही है। भेड़िए ने 2 बच्चियों पर जानलेवा हमला किया, यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है। हमले में एक 10 साल की बच्ची गंभीर तौर पर घायल हो गई। डॉक्टरों ने बच्ची को लखनऊ KGMU रेफर किया है, जबकि दूसरी बच्ची का स्थानीय अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। तो एक के बाद इस तरह की घटनाएं कई सारी सामने आ गई हैं। बहराइच से लेकर बाराबंकी तक भेड़ियों की दहशत है। आदमखोर हो चुके हैं भेड़िए, उन्हें इंसानी खून की लत लग चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर आदमखोर को गोली मार दें। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों से बातचीत की है और उन्हें यह ताकीद किया गया, उन्हें सलाह दी गई है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, लोगों को इस डर से मुक्ति मिले। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह साफ निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ने पर इन भेड़ियों को गोली मार दें। जिस तरीके से लोगों पर ये भेड़िए हमले कर रहे हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। इस पूरे इलाके के लिए और आसपास के जिलों के लिए भी ये मुसीबत का सबब बन चुके हैं। और चूंकि अब ये इंसानों पर हमले कर रहे हैं, तो बहुत जल्द इनका पकड़ा जाना या मारा जाना जरूरी हो गया है। यूपी के लखीमपुर में भी लोगों की दहशत में इजाफा हो गया। अभी बाघ का खौफ खत्म भी नहीं हुआ था कि लुधौरी वन रेंज के जोखीपुरवा गांव में तेंदुआ देखा गया, जिसका वीडियो प्रमाण खुद गांव वालों ने दिया है। वीडियो उन्होंने बनाया था, अब ये वीडियो वायरल भी है। देखिए, तस्वीर आपके सामने है। दूसरी ओर बाघ वाले इलाके में वन विभाग की ओर से लगातार मुनादी कराई जा रही है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। लखीमपुर में अब तेंदुए की एंट्री हो गई और गांव वालों ने इस तेंदुए को जब देखा था, उस दौरान देखिए किसी ने अपने मोबाइल फोन में ये वीडियो बनाया होगा जब टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी इस पर। जानवर को खाए जाने के अवशेष दिखाई देने पर तत्काल प्रभागीय कार्यालय के
अब कुदरत के प्रकोप के आगे इंसान कैसे बेबस है वो भी जरा देखिए। अगस्त बीत गया, सितंबर आ गया, लेकिन आसमानी आफत अभी भी जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश मुसीबत बनकर बरसी। आंध्र प्रदेश का हाल देखिए, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर उत्तराखंड में कुदरत का कहर है। लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें उसकी बानगी आपके सामने, ये तमाम तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हैं। गुजरात की बात करें तो यहां अहमदाबाद के कठवाड़ा में जलभराव से मुश्किल हालात हैं। लोग कमर से ऊपर तक भरे पानी के बीच चलकर जाने को मजबूर हैं। मुश्किलें ऐसी कि 4 मंजिला बिल्डिंग की पहली मंजिल तक पानी भर चुका है और लोगों के सामने अब खाने पीने की दिक्कत आ गई। हालांकि एबीपी न्यूज का कैमरा देखने के बाद नगर निगम की टीम हरकत में आई और लोगों तक खाने पीने का सामान उस वक्त पहुंचने लगा था। एबीपी न्यूज संवाददाता हिरेन राजगुरु की एक रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद का कठवाड़ा विस्तार में पिछले 10 दिन से 2500 से 30,000 परिवार जल भराव की सजा भुगत रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे मेरे सहयोगी अवनीश तिवारी। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसके इर्द गिर्द सोसाइटी विस्तार आई हुई है और एस्टेट विस्तार भी आया हुआ है। यहाँ पर आई हुई फैक्ट्रियाँ, दुकान, यहाँ तक कि जो लोग मधुमालती आवास योजना में रहते हैं उनके घर भी डूबे हुए हैं। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में पिछले 3 दिनों से उतनी बारिश नहीं आई जो तस्वीर में दिख रही है, लेकिन आसपास के जो गांव है, कठवाड़ा इलाके के आसपास के गांव से ये जो पानी, बरसाती पानी है, वो बहकर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जल भराव की परिस्थिति का निर्माण हुआ। 2500 से 30,000 परिवार अभी ये जल भराव की सजा भुगत रहे हैं। 4 माल की ये आवास योजना है जिनका पहला माल यानी कि ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा हुआ है। वो लोग आसपास में या तो कहीं और चले गए हैं। परिस्थिति इतनी भयंकर है कि जो लोग अभी बीमार है, जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत है, वो लोग ट्रैक्टर में जाकर ये पानी का रास्ता पसार करते हैं। कई लोग बीमार हुए हैं, कई लोगों की हालत अभी भी बिगड़ी हुई है। पिछले 10 दिन से ये परिस्थिति है, यहाँ तक कि लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। गुजरात के सूरत में भी भारी बारिश के बाद मुसीबत बढ़ गई। सूरत के मंगरोल से सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं। घरों में पानी घुस गया, पूरा इलाका जलमग्न है। ये देखिए आपके सामने जो 2 तस्वीरें हैं। फ्लड अटैक की वजह से लोगों के सामने कितनी दिक्कतें आई हैं जरा आप देखिए। घरों के अंदर पानी घुस चुका है, लोगों का जो सामान रखा हुआ था वो बर्बाद हो गया। खाने पीने की चीजें नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। अब आपको वडोदरा लिए चलते हैं। अभी बाढ़ के हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे हैं। वडोदरा में कई इलाकों में अभी भी पानी है। ड्रोन कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो परेशान करने वाली हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी। ये देखिए तस्वीर जरा। बाढ़ की विभीषिका को आप इसे समझिए, कितना बड़ा संकट है। सैलाब का सितम लोगों के सामने किस तरीके से मुंह फाड़े खड़ा है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। ये जो ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं, जो ये आसमान से वीडियो बनाया गया, उसमें आप देख पा रहे होंगे हर तरफ पानी ही पानी। गुजरात के वलसाड की बात करें तो यहां भी हालात बिगड़े हुए हैं। सैलाब का सितम यहां भी देखने को मिला भारी बारिश के बाद। ये देखिए वलसाड के हाल आपके सामने। एक बुजुर्ग महिला को आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पानी से गुजर रही हैं और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। गुजरात के कई इलाकों से हमें इसी तरह की तस्वीरें मिल रही हैं। अब आपको आंध्र प्रदेश लिए चलते हैं। आंध्र प्रदेश में बाढ़ के हालात के चलते जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है और ऐसे में अब लोगों की मदद के लिए सेना ने मोर्चा संभाला है। भारतीय नौसेना के विमान, बाढ़ राहत दल और विशाखापत्तनम की पूर्वी नौसेना कमान से गोताखोरों की टीम राहत बचाव के लिए यहां पर तैनात की गई है। मदद के लिए 4 हेलीकॉप्टर भी यहां पर लाए गए हैं। डॉर्नियर विमान तैनात किया गया है। सेना के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से भी निकाल रहे हैं और इसी तरीके से राहत सामग्री भी बांटी जाती है, क्योंकि इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों तक पहुंचना मुश्किल होता है। आप ये देखिए खाने पीने का सामान जो उनकी तरफ उछाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर से प्रभावित लोगों तक पहुंच रहे हैं सेना के लोग।
क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में जमीन के रास्ते इन तक पहुंचना मुश्किल है। लोगों ने घरों की छतों पर इस वक्त घेरा डाला हुआ है, लेकिन दिक्कत ये कि अब उनके पास न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए साफ पानी है। इस तरीके से लोगों की मदद की गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो लगातार बारिश से यहां भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बारिश के चलते विजयवाड़ा का प्रकाशम बैराज जो है वहां से पर देखिए जलस्तर बढ़ गया। निचले इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। वहीं सेना के साथ एनडीआरएफ ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों तक अब राहत सामग्री पहुंचाने का निर्णय किया है। तो आप देख पा रहे हैं लगातार बारिश की वजह से वहां पर जो डैम है उसका जलस्तर कैसे बढ़ चुका है। वहां पर वाटर लेवल जो है खतरे के निशान से ऊपर। और दूसरी तस्वीर विजयवाड़ा में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हवाई मार्ग से लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं और वहां पर उदयपुर का क्या हाल है वो जरा देखिए। भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश के बाद हाईवे पानी में डूब गए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। जो लोग इन रास्तों से गुजरते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत। और पानी का जो प्रवाह है, जो वेग है, इतना ज्यादा कि कोई गाड़ी अगर इसकी चपेट में आ जाए तो बह जाए। ये राजस्थान का उदयपुर है। ये देख रहे हैं आप पानी किस तेज प्रवाह के साथ सड़क की ओर आ रहा है। और ऐसे में जो लोग गाड़ी चलाकर यहां से गुजर रहे हैं कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो उदयपुर जिसे झीलों का शहर भी कहते हैं, वाकई में ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ झील ही हो। और अब महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पिछले 24 घंटों में भारी बारिश से नदी और नहर उफान पर हैं। अकोला में पूर्णा नदी बहती है, जिसमें बाढ़ की वजह से आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। गांधी ग्राम में शिवलिंग मंदिर पानी में डूब गया। बताया यह जा रहा है कि अमरावती जिले में पूर्णा बैराज के गेट खुलने से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव को अलर्ट कर दिया है। किसी भी बांध पर जब पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो एहतियातन उसके कुछ गेट खोलने पड़ते हैं। और जब ये गेट खोले जाते हैं तो जो तराई वाले इलाके होते हैं, निचले इलाके, उनके डूबने का खतरा होता है। कुछ इसी तरह की स्थिति देखिए यहां पर बन गई है। अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं और झाबुआ की तस्वीरें दिखाएंगे। यहां के अलीराजपुर में सोमवार रात भारी बारिश हुई। अनास नदी उफान पर आ गई है। माही डैम के 2 गेट खोलने पड़े हैं, जिसके बाद अलीराजपुर की राक्षा नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा। एहतियातन प्रशासन ने आवाजाही रोक दी है।